आज की इस वीडियो में मैं आपको इग्नू के बारे में बताने वाला हूँ और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे तरीके से समझें कि इग्नू आखिर कौन कौन से कोर्स कराता है और इसकी जो फीस होती है वो कितनी होती है, और भी बहुत सारी बातें आपको इग्नू के बारे में बताने वाला हूं। तो ध्यान से वीडियो को देखें, आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, मैंने इग्नू का एक कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया है जुलाई 2020 के लिए। तो इसका जो प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इग्नू की वेबसाइट पे जाके। बाकी मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, डीपली उसको पढ़ना पड़ेगा, आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इग्नू जो है एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आप समझ लो, क्योंकि देश में दूसरी कोई यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी नहीं है जो इग्नू जितने कोर्स कराती हो। तो ये आपको मास्टर डिग्री कोर्स भी कराते हैं, बैचलर डिग्री कोर्स भी कराते हैं, यानी कि जिसको हम यूजी और पीजी में भी डिवाइड करके देख सकते हैं। कुछ डिप्लोमा कोर्स भी कराते हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी कराते हैं। तो कुल मिला के आपको इतने कोर्स इग्नू कराता है जितना एशिया की कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं कराती है। तो ये है। और दूसरा, इसकी फीस जो होती है वो फीस लगभग नॉर्मल ही होती है। मेरी नज़रों में तो काफ़ी मतलब जेन्युइन फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टस है। यहाँ देखिए, प्रोस्पेक्टस में कंप्लीट आपको इग्नू के बारे में जानकारी मिलेगी। 1.1 में इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर इसके बाद इसके कुछ और फीचर, फिर आगे अचीवमेंट वगैरह, फिर ठीक है, स्कूल स्टडी, एकेडमिक प्रोग्राम, कोर्स प्रिपरेशन, क्रेडिट सिस्टम, सपोर्ट सर्विस प्रोग्राम, XYZ, आपको A to Z जो है आपको यूनिवर्सिटी के बारे में मिलेगा। इसके बाद जो सेकेंड आपको शुरू होगा, वहाँ पे आपको कोर्स मिलेंगे बैचलर डिग्री के। तो मैं आपको कुछ फेमस कोर्स बता देता हूँ, जैसे कि BAG। इसको यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इग्नू में जब हम कोई कोर्स करते हैं ना, उसको हम प्रोग्राम को कोड में देखते हैं। जैसे कि BA जनरल कर रहे हो आप, तो यहाँ पे इसको BAG कहा जाता है। जैसे मैंने MA हिस्ट्री किया है इग्नू से, तो मैं पूरा MA हिस्ट्री नहीं बताता, ठीक है। MA हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में MAH कहा जाता है, MA हिस्ट्री। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस में MA दोबारा से मैं अब दोबारा MA कर रहा हूँ, हिस्ट्री में मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस में कर रहा हूँ। तो मैं उसको MA पॉलिटिकल साइंस की जगह MPS कहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोड में चलता है, तो BA जो जनरल होता है इग्नू में, उसको BAG कहा जाता है, प्रोग्राम कोड, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोर्स है, इनके कोड दिए हुए हैं आपको सभी कोर्स के। आप यहाँ देख सकते हो, फुल नेम की जगह आप शॉर्ट में भी कह सकते हो। तो जैसे BA जनरल के बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो अब हम क्या करते हैं, BA जनरल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो सीधा हम चलते हैं BA जनरल पे। ये आ गए हम BA जनरल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको BA के बारे में पूरी बातें देखने को मिलेंगी। तो देखिए, जैसे मान लो आप चाहते हो कि मैं BA जनरल करूं। BA जनरल का मतलब होता है BA प्रोग्राम, ठीक है। आप जैसे DU वगैरह में जाते हो तो इसको BA प्रोग्राम कहा जाता है, और कई जगह पे इसको BA पास कोर्स भी कहा जाता है, सिंपल BA। कुछ जगह पे इसको BA प्लेन भी कहा जाता है, ठीक है। और मतलब सिंपल BA है आपकी, ऑनर्स नहीं है, ये ऑनर्स अलग है। ऑनर्स भी बहुत सारे कोर्स इग्नू आपको प्रोवाइड कराता है, पर अभी हम BA जनरल की बात कर रहे हैं, यानी कि सिंपल BA प्रोग्राम की। आपको मैं ऑनर्स पे भी ले जाऊंगा, वहां पे बताऊंगा। तो देखिए, जैसे कि मान लो आप BA प्रोग्राम करना चाहते हैं इग्नू से, तो उसके लिए आपका क्या है, यहाँ पे दे रखे हैं कुछ डिसिप्लिन दे रखे हैं, यानी कि आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे पहले पिछले साल 12 सब्जेक्ट थे, अब इन्होंने एक 13वां सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया है। तो आपके 13 सब्जेक्ट है, इन 13 सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट अपना डिसिप्लिन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कई सारे आपके पास कोर्स होते हैं, लैंग्वेज होता है, डिसिप्लिन होता है, AECC होता है, क्योंकि ये जो CBCS सिस्टम है, सेमेस्टर वाला सिस्टम है, वो इग्नू में भी लागू हो गया था पिछले साल 2019 में। लेकिन एग्जाम आपके साल में एक ही बार कराएगा वो, और जब भी आपके एग्जाम होंगे एक ही बार में आपके सारे सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएंगे, दोनों सेमेस्टर के। मतलब आपको 6 महीने में एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, जैसे कि SOL वगैरह में होता है। एक साल में एक ही बार एग्जाम होगा, पर आपके पूरे हो जाएंगे। तो ये सिस्टम है, बेहतर सिस्टम है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि जो ओपन से डिस्टेंस से कोर्स करते हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं लोग करने वाले जो या तो किसी जॉब में होते हैं या फिर किसी मजबूरी की वजह से टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर ऐसे में आपको साल में 2 बार एग्जाम करवाए जाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है उन स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, जो किसी नौकरी में होते हैं। अगर साल में एक बार होगा तो एक बार तो किसी तरीके से टाइम निकाला जा सकता है, पर 2 बार में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप देखिए, जैसे मान लो यहाँ से आप सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ये 13 सब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप सब्जेक्ट चुन सकते हो। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ BA करना, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस मान लो, या फिर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो मैं इन 2 सब्जेक्ट को यहां से चुन सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा आप साइकोलॉजी भी ले सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, किसी को सोशोलॉजी पसंद है सोशोलॉजी भी ले सकते हैं,
हिंदी, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, एजुकेशन, एजुकेशन नाम का भी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये एजुकेशन भी लिया जा सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको इनमें से जो आपको सही लगे आप डिसिप्लिन में ले सकते हो, ठीक है, ये है। इसके बाद कुछ इसके ऑब्जेक्टिव है, ये आपको पढ़ने की यहाँ पे ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप सीधा एलिजिबिलिटी पे आ जाओ कि कौन कर सकता है बीए आखिर। तो बीए अगर आप करना चाहते हो तो 10+2 जो है आपकी 12वीं क्लास जो होती है वो पास होनी चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट कोई और कोर्स किया हो तो भी आप कर सकते हो। मीडियम क्या होगा, मीडियम आपकी मर्जी, अगर आप इंग्लिश मीडियम में लेना चाहो एडमिशन तो इंग्लिश में कर सकते हो, हिंदी में लेना चाहो तो हिंदी में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं 12वीं क्लास मैंने हिंदी मीडियम से की है, क्या इग्नू में इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, तो आप हिंदी में भी आपको अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आपकी मर्जी है कि आप कोई भी मीडियम चुन सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ 12वीं में, क्या इग्नू में आके मैं इंग्लिश मीडियम ले सकता हूँ? यस, बिल्कुल ले सकते हो। बहुतों के दिमाग में रहता है मैं 12th तक इंग्लिश मीडियम में था बट मैं हिंदी मीडियम में लेना चाहता हूँ, क्या ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो, सब कुछ आपका है। तो आपका ये जो कोर्स होता है बीए 3 साल का होता है, मैक्सिमम 6 साल का। तो ये मैक्सिमम 6 साल वाला सीन क्या होता है ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, इसको भी समझ लो। देखिए आपका कोर्स जो है वो 3 साल का ही होता है, ठीक है, लेकिन आप इसको बढ़ाकर 6 साल तक कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, इसके बाद आपने सेकेंड ईयर में कुछ करा ही नहीं, एग्जाम नहीं दिया, 1 साल आपने गैप दे दिया, आपने दूसरे साल फिर कुछ नहीं करा, गैप दे दिया, या फिर आप नहीं कर पा रहे, तो आप तीसरे साल से फिर आप अपनी एग्जाम फीस और असाइनमेंट सबमिट करके कंटिन्यू कर सकते हो। तो 6 साल मैक्सिमम, 6 साल के अंदर अंदर आपको कोर्स करना होगा। 6 से 7 में पहुंचोगे तो आपका कोर्स अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो मोस्टली 99% लोग हैं वो अपना 3 साल में ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एडमिशन जो होते हैं 2 सेशन में होते हैं, या तो जनवरी सेशन में करवा लो या जुलाई सेशन में करवा लो। अगर आप आज की डेट में एडमिशन करवाते हो, आज कल परसों, तो आपका जुलाई सेशन माना जाएगा, ठीक है। और जुलाई सेशन के एग्जाम जो होते हैं वो अगले साल जून में होते हैं। अगर आप दिसंबर के बाद जनवरी में एडमिशन करवाते हो तो आपका जनवरी सेशन माना जाएगा, और इसके एग्जाम पर जो एग्जाम जो होते हैं वो दिसंबर महीने में होते हैं, ठीक है। तो ये 2 सेशन होते हैं इग्नू में। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी, ज्यादातर सभी यूनिवर्सिटी में केवल साल में एक ही बार एडमिशन होता है, उनका एक ही सेशन है, लेकिन इग्नू के 2 सेशन होते हैं। तो इसका फायदा ये है कि जो नहीं करवा पाते, मान लो जुलाई में एडमिशन, वो दिसंबर में करा सकते हैं, क्योंकि इग्नू में लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं, इसलिए इतने सारे कोर्स हैं, इसलिए इनको 2 सेशन में रखना पड़ता है। और यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं। फीस, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फीस कितनी, तो बीए की टोटल फीस 8100 रुपए, 8100 रुपए, ठीक है। अगर इसको ईयर में डिवाइड करोगे तो 2700 प्लस 2700 प्लस 2700, इस तरीके से आपकी फीस बनती है। और पहले साल में आपकी फीस में 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जब आप फर्स्ट एडमिशन करवाओगे तब आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वो 200 रुपए क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन का फीस होती है, रजिस्ट्रेशन का चार्ज होता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा ये तो चलो आपकी कोर्स की फीस हो गई है, और यहाँ पे एक फीस आपको अलग से देनी पड़ती है, वो आपको एग्जाम से कुछ एक डेढ़ महीना पहले भरनी पड़ती है, जो आपकी एग्जाम की फीस होती है, ठीक है। एग्जाम की फीस क्या होती है, 150 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस होती है, 150 रुपए पर सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 150 रुपए पर सब्जेक्ट। जैसे मान लो आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं तो 600 रुपए आपकी फीस एग्जाम फीस कही जाती है, ये आपको भरनी होगी। तो यही लगा लो आपकी फीस कितनी पड़ी, पहले साल 2900 रुपए पड़ी थी, 2700 प्लस 200 प्लस इसमें 600 और जोड़ दो, तो लगभग 3500 रुपए के करीब का आपका कोर्स हो गया। और अगले साल यही कोर्स आपका 3300 रुपए पड़ेगा एग्जाम फीस के साथ। यानी कि अगर आप एसओएल के साथ और इग्नू की फीस को कंपेयर करेंगे तो आपकी जो इग्नू की फीस है वो आपको सस्ती पड़ेगी, और 150 रुपए का ही डिफरेंस आएगा, बहुत ज्यादा सस्ती नहीं पड़ेगी। लगभग दोनों की फीस आप एक ही समझ सकते हो, ठीक है, एक जैसी फीस है, कोई मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे मामूली अंतर है 100-200 रुपए का बस, ठीक है। ये जो 600 रुपए फीस बता दी है, ये केवल लर्नर ऑप्टिंग बीए साइकोलॉजी कोर्स जो कर रहे होंगे उनके लिए, पर आप साइकोलॉजी बीए नहीं करोगे तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। और इसके बाद आपका जो यहाँ पे सिस्टम होता है वो क्रेडिट सिस्टम माना जाता है। अब ये क्रेडिट क्या होता है, इस पर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्रेडिट सिस्टम आपको समझाऊंगा विस्तार से। हालांकि आपको इतना समझने की जरूरत नहीं, अगर आप एडमिशन कराते हो तो आपको बिल्कुल भी क्रेडिट वगैरह में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम में अगर आप समझोगे दिक्कत होती है, नहीं समझ पाते। तो देखते हैं 3 साल जब आप बीए वगैरह करते हो तो इसमें भी सीबीसीएस सिस्टम लागू हो गया है, तो वही सिस्टम हो गया है जो डीयू में हर जगह होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, स्किल वाले पढ़ने पड़ेंगे, एईसीसी पढ़ने पड़ेंगे, डीएससी पढ़ने पड़ेंगे, सीसी, ये कुछ आपके सब्जेक्ट होते हैं।
यहाँ पे आप आओगे, जैसे मान लो आप बीए जनरल में एडमिशन लेते हो, तो देखिए ये आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सेकंड सेमेस्टर है। नीचे आते हैं, थर्ड सेमेस्टर है, फिर फोर्थ सेमेस्टर है, इसके बाद नीचे आते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर है और सिक्स सेमेस्टर है। सारे आपके 22 क्रेडिट के सेमेस्टर हैं, ठीक है सारे। तो यहाँ पे देखिए आपके सब्जेक्ट जो चूज किए जाते हैं, तो देखिए दो सब्जेक्ट जो आपके डिसिप्लिन है वो तो आप अपने आप कॉम्बिनेशन आप अपने आप ही चुनोगे। जैसे मान लो आपने पॉलिटिकल और हिस्ट्री लिया है, या पॉलिटिकल के साथ कोई और सब्जेक्ट लिया है, या XYZ कोई भी सब्जेक्ट लिया है, जो आपने लिया है वो तो रहेगा। लेकिन आपके जो ये कुछ AECC वाले सब्जेक्ट हैं, स्किल वाले सब्जेक्ट हैं, ये आपको हर बार नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज या MIL कोई एक सब्जेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फिर DCC, ऊपर से देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे EVS जो है AECC आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीन सब्जेक्ट यहाँ से हो जाएंगे, एक सब्जेक्ट यहाँ से, आपका पहला सेमेस्टर खत्म। जब आप सेकंड सेमेस्टर में आओगे तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ से आपको AECC में आपका जो EVS था फर्स्ट सेमेस्टर में वो बदल जाएगा, और इंग्लिश हिंदी कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जाओगे, जब थर्ड सेमेस्टर में आओगे फिर 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएंगे, एक सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से आपको 4 सब्जेक्ट आपके रहते रहेंगे एक एक सेमेस्टर में। तो ये जो सब्जेक्ट है चेंज होते रहेंगे, जो आपके डिसिप्लिन वगैरह हैं वो रहते हैं, बाकी आपके AECC वगैरह जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये तो था आपका। अब जब आप सब्जेक्ट लेते हो तो सब्जेक्ट भी कोड में होते हैं आपके, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स लेते हो तो इकोनॉमिक्स में आपको इतने सारे कोड वाले होते हैं, आप उनमें से कोई चुन सकते हो। हिस्ट्री लेते हो तो हिस्ट्री में भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप उनमें से कोई एक चुन सकते हो। पॉलिटिकल लेते हो तो पॉलिटिकल में भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, वहां से चुन सकते हो, ठीक है, जो आपको आगे मिलते रहते हैं आपके। तो ये तो आपका हो गया BA जनरल। तो यहाँ पे मैं आपको फीस वगैरह के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे फीस के बारे में पूछते हैं, ज़्यादातर बच्चे BA प्रोग्राम करते हैं। तो BA प्रोग्राम की फीस जो आपकी है 3 साल की 8100 रुपये के करीब है। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम BA ऑनर्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें BA ऑनर्स करना है, तो BA ऑनर्स में कौन कौन से कोर्स कराता है इग्नू, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए ये ऑनर्स प्रोग्राम है बैचलर के, जो इग्नू कराता है यहाँ से लेके यहाँ तक। कौन कौन से कोर्स में आपको ऑनर्स करवाया जाएगा, तो देखिए आप इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर सकते हैं, साइकोलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी ऑनर्स, और इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, और ये इंग्लिश ऑनर्स और हिंदी ऑनर्स, ठीक है। ये सारे कोर्स आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप SOL में एडमिशन ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे SOL में एडमिशन लेना चाहते हैं। कई बच्चे मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सर मैं SOL में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स करूँ, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता हूँ। तो देखिए हिस्ट्री ऑनर्स SOL में नहीं होता है। SOL में केवल 2 ऑनर्स सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे, एक तो पोल साइंस और दूसरा इंग्लिश, ठीक है। और तीसरा आपका BA प्रोग्राम सिंपल होगा। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश ऑनर्स करना है तो वहाँ पे आपको अवेलेबल है, बट अगर आपको उसके अलावा किसी सब्जेक्ट में करना है तो आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो हिस्ट्री वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, इको ऑनर्स आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो लिमिटेशन है दोनों जगह अगर देखें थोड़ी थोड़ी तो यहाँ पे आप समझ गए। अब चलिए एक बार ना हम इसकी फीस देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि इसकी फीस कितनी है, तो 3.1 3.2 चलते हैं हम एक बार प्रोस्पेक्टस में 3.1 3.2 पे चल के इनकी फीस देखने की कोशिश करते हैं कि ऑनर्स की फीस कितनी है। यस आ गए हम इसमें। ये सारे आपके ऑनर्स वाले कोर्स हैं। यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स डिग्री, और फीस देखो मिनिमम वही 3 ईयर और 6 ईयर वाला है, दोनों सेशन में आप एडमिशन करा सकते हो। फीस स्ट्रक्चर जो है 9600 रुपये है, 9600, ठीक है। 3200 रुपये में आप पे कर सकते हो, 3200 3200 3200। इस तरीके से आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की फीस जमा कर सकते हो। पहले साल मैंने आपको बताया था 200 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन का चार्ज होता है। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है आपका CC कोर्स, DSC डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, AECC SEC जनरल इलेक्टिव, ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव, ये आपको मिलेंगे। और यहाँ पे वैसा ही आपको बता रखा है कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ये आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। और अब एक बार हम देखते हैं
देखो ये सारे आपके कोर्स दे रखे हैं जो आपको इनमें से लेने होते हैं, डिसिप्लिन, स्पेसिफिक, इलेक्टिव। और यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे मान लो आपने इकोनॉमिक्स ले रखा है, हिस्ट्री ले रखा है, तो यहाँ से आप चुन सकते हो, कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे हम एक बार फीस देख लें दूसरे सब्जेक्ट की। 3.1 पे आ चुके हैं हम। ये है हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए अलग से फीस यहाँ पे नहीं दे रखी, मुझे लगा हर कोर्स की अलग से फीस दे रखी होगी, तो आई थिंक देखिए सारे कोर्स हैं लगभग, मुझे लग रहा है सभी कोर्स की फीस यही होती होगी। 9,600 रुपये में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 9,600 को आप 10,000 रुपये मान सकते हो। लगभग 10,000 रुपये में आपका ऑनर्स का कोर्स पूरा हो जाएगा, ये इसकी फ़ीस है। और CBCS सिस्टम, जैसा कि आपको SOL के अंदर या फिर आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में आज के समय में CBCS सेमेस्टर वाला सिस्टम मिलता है, वो सिस्टम इग्नू में भी लागू हो चुका है और लास्ट ईयर से ही हुआ था। सेमेस्टर आपके यहाँ पे भी होते हैं, बट आपके एग्जाम एक बार में ही ले लिए जाएंगे, आपको बार बार नहीं बुलाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा कोर्स से रिलेटेड, हमें पता लग गया है। अब यहाँ पे देखते हैं और कुछ अगर आपको देखना हो, जैसे कि आप चाहते हो कि मैं थोड़ा एग्जाम के बारे में समझूं, तो ये इवैल्यूएशन सिस्टम जो है इसका है, इसको समझिए 1.10। तो इस 1.10 वाले पॉइंट पे चलते हैं और प्रोस्पेक्टस में पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इवैल्यूएशन सिस्टम जो है यहाँ पे क्या है। देखो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टर्म एंड एग्जाम होते हैं आपके। टर्म एंड एग्जाम जो होते हैं आपके, मैंने आपको बताया था 2 सेशन में होते हैं, एक तो जून और एक दिसंबर। दोनों में आप एग्जाम दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, देखो जैसे मान लो आप आज की डेट में एडमिशन करवा लेते हो 2020 में जुलाई में आपने एडमिशन करा लिया, तो आपका एग्जाम कब होगा, अगले साल होगा जून में, यानी 2021 के जून में आप एडमिशन दोगे। यहां समझ में आ गया। मान लो आप जून में एडमिशन किसी कारण से नहीं दे पाए, आपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट कर दिए, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा, आप दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा ये सोचे कि मैं 6 महीने के बाद दोबारा दिसंबर में एडमिशन दे दूं, जैसे आपने 2020 के जुलाई में एडमिशन लिया और आप 2020 के दिसंबर में एडमिशन एग्जाम देना चाहें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। मिनिमम आपको 1 साल पूरा करना पड़ेगा। 1 साल जब आप पूरा कर लोगे उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो, अगर आप जून में नहीं दे पाए दिसंबर में। तो इस तरीके से टर्म एंड एग्जाम आपके होते हैं, और यहाँ पे आपके असाइनमेंट भी सबमिट होते हैं। प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो आप उसे कह लो, ये असाइनमेंट कह सकते हो आप, असाइनमेंट भी सबमिट होते हैं, ठीक है। तो वेटेज जो होता है इसका, वो कुछ इस प्रकार से होता है। आपका एक तरफ आपके असाइनमेंट हो गए और दूसरी तरफ आपका हो गया एग्जाम, थ्योरी एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे 70 और यहाँ पे 30, 70 और 30% का वेटेज होता है। और इसको कुछ लोग गलत समझ लेते हैं और गलत बता देते हैं। इसका मतलब ये, कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि 30 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा और 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो जो ऐसा समझते हैं वो गलत समझते हैं। असाइनमेंट भी आपका 100 मार्क्स का ही होगा और एग्जाम भी आपका 100 मार्क्स का ही होगा। उसमें से आपके जितने नंबर आए हैं उसको उसमें डिवाइड किया जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, यहाँ पे ये गलती मत करना। मैंने यूट्यूब पर ही एक वीडियो देखी थी, किसी समझदार ने ही ऐसा कुछ गलत बता दिया था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने 100 नंबर का असाइनमेंट दिया हिंदी का, समझने की कोशिश करना हिंदी, और आपके आए 100 में से 80 नंबर असाइनमेंट में, ठीक है। आपने उसी हिंदी का 100 नंबर का पेपर दिया, यानी थ्योरी का एग्जाम दिया, और उस एग्जाम में आपके आए 70 नंबर। मान लो आपके असाइनमेंट में 80 नंबर आए और इसमें 70 नंबर आए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट के 80 मार्क्स और एग्जाम जो आप दे के आए हैं उसमें आए आपके 70 मार्क्स। तो अब यहाँ पे अप्लाई होगा 30 और 70 वाला रूल, 30% और 70%। तो आपके इसके हो जाएंगे 8 या 24, यानी असाइनमेंट के 24 मार्क्स काउंट होंगे और इसके हो जाएंगे 49, इसके 49 काउंट होंगे, और 49 को आप 24 में जोड़ दोगे तो टोटल जो आपका आएगा वो आपका माना जाएगा 100 में से। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज निकाला जाता है। उसको भूल कर भी 30 और 70 मार्क्स मत बता देना, वरना आप ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। तो ये मैंने आपको इवैल्यूएशन सिस्टम भी बता दिया है। और एग्जाम आपके दिसंबर और जून में होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम बिल्कुल पहली बार एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपने कभी नहीं सुना होगा इन सब चीज़ों के बारे में, तो शायद आपको अजीब लगेगा। पर ये जब आप एडमिशन करा लेंगे, पेपर वगैरह दे देंगे, तो आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस की मैंने आपको बात बताई थी। एग्जामिनेशन फीस आपकी अलग से जमा होती है, तो वो जून और दिसंबर कि जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आपको एग्ज़ाम फीस जमा करनी पड़ती है। तो एग्ज़ाम फीस जो है आपकी नॉर्मल क्या होती है, 150 रुपये होती है, 150 रुपये एक सब्जेक्ट की, तो 4 सब्जेक्ट की 600।
वो भी एक लास्ट डेट होती है, उस लास्ट डेट से पहले अगर आप लास्ट डेट, ये देखो यहाँ पे बता रखा है 1 मार्च से 31 मार्च तक अगर आप एग्जाम फीस जमा करते हो तो नील, ठीक है, कोई आपको अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा, 4 सब्जेक्ट के 150 के हिसाब से मिलेंगे। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में करते हो तो नील, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जमा करते हो तो 1,000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो लेट फीस मानी जाती है। तो आप कभी भी ऐसी गलती मत करना, जब भी आप फीस पेमेंट करोगे तो आपको क्या करना है, टाइम पे करना है। 150 रुपये पर थ्योरी के कोर्स के हिसाब से आपकी फीस जमा होती है, ठीक है। उसके बाद ही आपका हॉल टिकट आता है, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आता है। जब आप एग्जाम की फीस जमा करोगे तभी आप एग्जाम दे पाओगे, जब आपने एग्जाम फीस जमा करी होगी, और आपको असाइनमेंट में पास होना भी जरूरी है। तो ये हो गए बीए और इनके कोर्स वगैरह बता दिया आपको। अब यहाँ पे आप देखिए और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, ई ज्ञान कोर्स, इग्नू मोबाइल ऐप के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। विद्यालक्ष्मी पोर्टल जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानकारी पूरी इग्नू के बारे में मिलेगी। कोर्स आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। बीए के ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों तरह के कोर्स कराए जा सकते हैं। आप मैक्सिमम कोर्स जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। मास्टर डिग्री में अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो एमए में, तो आपको बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना शुरू में, एमए हिस्ट्री, एमएएच, ये कोर्स मैंने कर रखा है इग्नू से, एमए हिस्ट्री। और अब मैं कर रहा हूँ एमए पॉलिटिकल साइंस। तो इनकी फीस कितनी होती है आप इनकी भी फीस देख सकते हो जाके, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ पे। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कुछ डिप्लोमा हैं, जो ये इतने सारे कोर्स हैं, आप यहाँ से कर सकते हो। देख सकते हैं इतने सारे कोर्स हैं। डिप्लोमा कोर्स देखो, ये खूब सारे कोर्स हैं, आप इनमें से जो आपको सही लगता हो आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स बहुत सारे होते हैं यहाँ से, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम हैं बहुत सारे। और देखिए कितने सारे कोर्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रखा है यूनिवर्सिटी के रूल्स। तो आप क्या रूल्स होते हैं आप इसको पढ़ोगे। वैलिडिटी और डिग्री के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है, रिजर्वेशन क्या है, एससी एसटी को क्या फीस में फ़ायदा होगा, फीस रिफंड मिलती है नहीं मिलती है, और इलेक्टिव कोर्स, मीडियम कैसे चेंज कराएं, प्रोग्राम कैसे चेंज कराएं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रीजनल सेंटर के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। रीजनल सेंटर आपको आगे मिलेगा, जैसे कि आगे आप जाते हो, आप अपने यहाँ पे जैसे ये पूरे देश में कोर्स कराती है, ठीक है। तो आप पूरे देश में कहीं से भी हो तो आप अपने रीजनल सेंटर जो है उसको देख सकते हो। जैसे देखिए ये है, ये देखो ये आरसी है ये सारे, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, ये आरसी आपका रीजनल सेंटर। देखिए आपका एक रीजनल सेंटर होता है जो आपका मेन हेड ऑफिस की तरह काम करता है। इसके अलावा आपका एक स्टडी सेंटर होता है। स्टडी सेंटर जो होता है जहाँ से आप अपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम सेंटर आपका, वो तो आपके हॉल टिकट में आपको मिलता है एग्ज़ाम सेंटर जो भी है। तो यहाँ से देख सकते हैं अगरतला का जो कोड है वो ये है, और ये इसका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। इस तरीके से जैसे आप मान लो दिल्ली से हो तो दिल्ली में इसके 3 रीजनल सेंटर हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये है दिल्ली 1, दिल्ली 2 और दिल्ली 3। तो अब आप देखिए कहाँ कहाँ पे दिल्ली के, मैं बता देता हूँ। दिल्ली का एक है मोहन कोऑपरेट मथुरा रोड, ये आपका सरिता विहार मेट्रो स्टेशन से अगला स्टेशन जो है जिसको मोहन स्टेट कहा जाता है, वहाँ पे एक सेंटर है। दूसरा आरसी जो है उसका वो है राजघाट में, राजघाट, ठीक है। तीसरा आरसी जो है वो है द्वारका, ये हमारा वाला जो पड़ता है वो द्वारका, ठीक है, नज़दीक। तो आप इन तीनों में से आपके घर के जो नज़दीक पड़े आप वो आरसी चुन सकते हैं, ठीक है। और स्टडी सेंटर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप स्टडी सेंटर चुन सकते हैं। तो ये डीप आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ क्या समझाने का कुछ है नहीं, आप लास्ट में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस जो होता है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इग्नू और एसओएल में। तो भाई देखो, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इग्नू में ही एडमिशन लेना है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एसओएल में एडमिशन ले लें।
अगर आपको एसओएल बेहतर लगता है, अगर आपको इग्नू बेहतर लगता है तो आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। ये पूरी आपकी चॉइस होगी, मैंने दोनों के बारे में बता दिया है। ठीक है, वैल्यू की बात करें तो दोनों की वैल्यू समान होती है, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट है एक तरह से। कोई भी आपको किसी तरह की कभी दिक्कत नहीं आती यहाँ से कोई भी कोर्स करते हो तो। और फीस भी बात करें तो लगभग एक जैसी है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बस इग्नू में आपको मैक्सिमम कोर्स मिलेंगे, एसओएल में आपको लिमिटेशन मिलेगी, कुछ लिमिटेड कोर्स मिलेंगे। अगर आप उस लिमिटेड कोर्स को करना चाहते हैं तो आप एसओएल में एडमिशन करा लें, और बेहतर करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो इग्नू में करा लें। मार्क्स का सिस्टम जो है इग्नू में थोड़े से बेटर मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कारण एक ही है, क्योंकि आपको यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट आपके होते हैं। ठीक है, असाइनमेंट की वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ होता है इनका सीन। बाकी आप अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगे आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन होगा। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ऑनलाइन फॉर्म भर के दिखाओ, तो भाई मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के नहीं दिखाऊंगा। यूट्यूब पे आपको 50 वीडियो अवेलेबल है ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए, तो आप देख सकते हो। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपना एमए में एडमिशन किया था, मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी। अगर मैंने रिकॉर्डिंग की होती तो मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग ही डाल देता, आप देख लेते कैसे भरा जाता है, तो आप समझ जाते। लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं की है तो अब वो वीडियो तो है नहीं मेरे पास, तो मैं अलग से तो आपके लिए कोई फॉर्म भरूंगा नहीं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आप अपना। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में हो तो आप पूछ लेना कमेंट में, टाइम लगेगा तो उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी जितना बेसिक जानकारी इग्नू के बारे में देनी थी वो आप प्रोस्पेक्टस में से देख के खुद ही पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।